गुड मॉर्निंग बच्चों हम सभी नागरिक शास्त्र में पढ़ रहे थे संस्थाओं का कामकाज। तो आज हम सभी इसमें पढ़ेंगे राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता कि किस तरीके से हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है और राजनीतिक संस्थाएं किस तरीके से देश को चलाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। बच्चों, किसी देश को चलाने में कई गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। यानी अगर किसी देश को सुचारू रूप से चलाना है तो उसमें कई गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, जैसे सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। यानी जो सरकार होती है देश की, उस पर नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है और इसे देश की सुरक्षा तथा विकास कार्यक्रमों पर व्यय करती है। वह अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। यानी जो सरकार होती है वह अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए निर्णय करना होता है। यानी कुछ व्यक्ति जो होते हैं वह इन गतिविधियों को चलाने के लिए निर्णय करते हैं। कुछ लोग इसे लागू करते हैं और यदि निर्णयों या फिर लागू करने पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या यह सही है और क्या गलत है। सभी के लिए यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि किस पर किस काम को करने के लिए जिम्मेदारी है। यह भी आवश्यक है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां लगातार चलती रहें। यानी लोग तो बदलते रहते हैं लेकिन गतिविधियां समान रूप से चला करती हैं। इसीलिए सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कार्यों की देखभाल करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को संस्था कहा जाता है। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को भलीभांति करती हैं। यानी कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक तरीके से काम कर सकता है जब ये संस्थाएं अपने काम को भलीभांति करती हों। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के विषय में मूलभूत नियमों का वर्णन होता है। जैसे सभी महत्वपूर्ण निर्णय नीतिगत निर्णय करती है। यानी सभी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय करती है। मंत्रियों द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह ही जिम्मेदार होते हैं। सरकारी नौकरशाह ही इन निर्णयों का क्रियान्वयन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा किया जाता है। बच्चों, इन संस्थाओं की अनुपस्थिति में लोकतंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। यानी अगर इन संस्थाओं की अनुपस्थिति हो तो लोकतंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकता है। संस्थाओं के साथ काम करना कोई सरल कार्य नहीं है। हम अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संस्थाओं के साथ कुछ नियम कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां, कुछ रोज़मर्रा के काम होते हैं, कुछ सामान्य रूटीन वर्क भी होते हैं। इनके कारण अधिकांशतः काम में देरी और कठिनाइयाँ भी होती हैं। इसीलिए संस्थाओं के साथ कामकाज करने में परेशानी का अनुभव होता है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति कहीं अधिक बेहतर होगा। नियम, कानून और बैठकों की क्या आवश्यकता है, लेकिन यह विचार लोकतंत्र की मूलभूत भावना के अनुकूल नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा यह नहीं कहती है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों में जो कुछ कठिनाइयाँ होती हैं या थोड़ा समय लगता है, वह भी कई अर्थों में उपयोगी होता है। किसी भी निर्णय के पहले अनेक लोगों के विचार विमर्श करने का मौका मिलता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा निर्णय झटपट करना सरल नहीं होता, लेकिन संस्थाएं गलत निर्णय भी जल्दी ले पाना बड़ा कठिन बना देती हैं। इस कारण लोकतांत्रिक सरकारें
संस्थाओं पर ज़्यादा बल देती हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे संसद। बच्चों, भारत में संसद को विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है। भारत में संसद को विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है। आधुनिक युग में प्रातिनिधिक जनतंत्र के विकास के कारण पूरे समाज के लिए कानून बनाने का कार्य जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा, व्यवस्थापिका अथवा विधायिका को सौंप दिया गया है। विधायिका संपूर्ण राष्ट्र की सामूहिक इच्छा को कानून का रूप देती है। संसद विश्व को अंग्रेजों की देन है, इसीलिए ब्रिटिश संसद को सांसदों की जननी कहा जाता है। यानी जो संसद है वह अंग्रेजों की देन है और इसीलिए ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। भारत में संसदीय संस्थाओं का विकास अंग्रेजों के शासनकाल में ही हो गया था। यानी जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तभी से संसदीय संस्थाओं का विकास हो गया था। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कितने सदन हैं भारतीय संसद के? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। यानी लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। संसद देश के विकास और समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के फैसले लेती है। देश हित में लिए गए निर्णयों में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के तौर पर कार्यालय ज्ञापन में संसद की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि यह निर्णय संसद ने नहीं किया था। यह निर्णय सीधे तौर पर तो संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसी कारण सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। यदि संसद इस निर्णय के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है।